नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम करने जा रहे हैं आपकी 12वीं की हिंदी पाठ्य पुस्तक आरोह से पाठ नमक, जिसकी लेखिका है रजिया सज्जाद जहीर। आइए जानते हैं लेखिका का संक्षिप्त परिचय। रजिया सज्जाद जहीर, इनका जन्म 15 फरवरी सन 1917 को अजमेर राजस्थान में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाओं में जर्द गुलाब, यह उर्दू कहानी संग्रह, यह सबसे ज्यादा चर्चित रहा। इनको अनेक सम्मान मिल चुके हैं। सोवियत भूमि नेहरू पुरस्कार, उर्दू अकादमी उत्तर प्रदेश, अखिल भारतीय लेखिका संघ अवार्ड। 18 दिसंबर सन 1979 को इनका निधन हो गया था। रजिया सज्जाद जहीर की नमक शीर्षक कहानी भारत पाक विभाजन के बाद सरहद के दोनों तरफ के विस्थापित पुनर्वासित जनों के दिलों को टटोलती हुई एक मार्मिक कहानी है। विस्थापित होकर आई सिख बीवी आज भी लाहौर को ही अपना वतन मानती है और सौगात के तौर पर वहां का नमक लाए जाने की फरमाइश करती हैं। कस्टम अधिकारी नमक ले जाने की इजाजत देते हुए जिसे ले जाना गैरकानूनी है, दिल्ली को अपना वतन बताता है। इसी तरह भारतीय कस्टम अधिकारी सुनील दास गुप्त का कहना है कि मेरा वतन ढाका है। तो इस तरह से राष्ट्र राज्यों की नई सीमा रेखाएं खींची जा चुकी हैं और मजहबी आधार पर लोग इन रेखाओं के इधर उधर अपनी जगह मुकर्रर कर चुके हैं। उसके बावजूद जमीन पर खींची गई रेखाएं उनके अंतर्मन तक नहीं पहुंच पाई हैं। राजनीतिक यथार्थ के स्तर पर उनके वतन की पहचान भले ही बदल चुकी है, किंतु यह उनका हार्दिक यथार्थ नहीं बन पाया है। लाहौर के कस्टम अधिकारी का यह कथन बहुत सारगर्भित है। उनको यह नमक देते वक्त मेरी तरफ से कहिएगा कि लाहौर अभी तक उनका वतन है और दिल्ली मेरा, तो बाकी सब रफ्ता रफ्ता ठीक हो जाएगा। तो यह हार्दिक पहलू जब तक सरहद के आर पार जीवित है, तब तक यह उम्मीद की जा सकती है कि राजनीतिक सरहदें एक दिन बेमानी हो जाएंगी। इसे पढ़ते हुए एक सवाल हमारे मन में जरूर उठ सकता है कि क्या धर्म मजहब के आधार पर नई सरहदों के आर पार फेंक दिए गए लोगों की वह पीढ़ी, जिनके दिलों में अपनी जन्म स्थली के प्रति गहरा लगाव है, कि खत्म हो जाने पर रफ्ता रफ्ता ठीक हो जाने की उम्मीद भी खत्म हो जाएगी? क्या नई पीढ़ी के आने पर भी यह उम्मीद बनी रहेगी? इस तरह के कई सवाल यह कहानी हमारे सामने खड़ा करती है। क्या हमें इन सवालों के जवाब कभी मिल पाएंगे? शायद नहीं। तो आइए शुरू करते हैं कहानी नमक। भारत और पाकिस्तान के विभाजन के बाद भारत पाक की सीमा के दोनों ओर के लोग धर्म के आधार पर पलायन करने से विस्थापित हो गए। विस्थापित होने से पहले सभी धर्म के लोग आपस में मिलजुल कर तथा सौहार्द से रहते थे। कहानी की मुख्य पात्र सफिया अपने पड़ोसी परिवार के यहाँ कीर्तन में गई थी। वहां एक सिख बीबी को देखकर वह हैरान हो गई, क्योंकि उसकी आंखें, भारी भरकम जिस्म, वैसे ही वस्त्र आदि सब सफिया की माँ की तरह थे। सफिया की प्रेम दृष्टि से प्रभावित होकर सिख बीवी ने उसके बारे में अपनी बहू से पूछा, तो बहू ने बताया कि वह मुसलमान है और कल लाहौर जा रही है। तो जब उन सिख बीवी को पता चला कि वह सुबह लाहौर जा रही है, तो वह लेखिका के पास आकर लाहौर की बातें करने लगी। उन्होंने बताया कि वह विभाजन के बाद भारत आ गई थी और वे लाहौर को ही अपना वतन बताती हैं। कीर्तन कोई 11 बजे समाप्त हुआ। जब वे प्रसाद हाथ में लिए उठने लगी और सफिया के सलाम के जवाब में दुआएं देती हुई रुखसत होने लगी, तब सफिया ने धीरे से पूछा, आप लाहौर से कोई सौगात मंगाना चाहें तो मुझे हुक्म दीजिए। वे हिचकिचाकर बहुत ही आहिस्ता से बोली, अगर ला सको तो थोड़ा सा लाहौरी नमक लाना। सफिया पाकिस्तान में पहुंच जाती हैं और उनका वहां पर बहुत ही अच्छा स्वागत होता है। तो सफिया अपने रिश्तेदारों के पास लाहौर पहुंच गई। वहां वह अपने सभी भाइयों, दोस्तों और जानकारों से मिली। सफिया लाहौर में 15 दिन रुकी। उसके भाइयों ने खूब खातिरदारी की। उनके प्यार और सौहार्द में 15 दिनों की समाप्ति का उसे पता ही नहीं चला। दोस्तों, अजीजों की यह हालत कि कोई कुछ लिए आ रहा है, कोई कुछ कहाँ रखे, कैसे पैक करे, क्यों कर ले जाए, एक समस्या थी। सबसे बड़ी समस्या थी बादामी कागज की एक पुड़िया की, जिसमें कोई सेर भर लाहौरी नमक था। सफिया का भाई एक बहुत बड़ा पुलिस अफसर था। उसने सोचा कि वह ठीक राय दे सकेगा, तो उसने चुपके से उनसे पूछा, क्यों भैया, नमक ले जा सकते हैं? वह हैरान होकर बोला, नमक? नमक तो नहीं ले जा सकते, गैर कानूनी है। और नमक का आप क्या करेंगी? आप लोगों के हिस्से में तो हमसे बहुत ज्यादा नमक आया है। मैं हिस्से बखरे की बात नहीं कर रही, आया होगा। मुझे तो लाहौर का नमक चाहिए, मेरी माँ ने यही मंगवाया है। भाई की समझ में कुछ नहीं आया।
माँ का जिक्र क्यों था? वे तो बंटवारे से पहले ही मर चुकी थी। तो जरा नरमी से समझाने के अंदाज में बोला, देखिए बाजी, आपको कस्टम से गुजरना है, और अगर एक भी ऐसी वैसी चीज निकल गई तो आपके सामान की चिंदी चिंदी बिखेर देंगे कस्टम वाले। सफिया नमक को चोरी छिपे नहीं ले जाना चाहती थी। वह मानती थी कि कानून से ऊपर प्रेम शालीनता का व्यवहार होता है। भाई ने फिर समझाते हुए कहा कि आप नमक नहीं ले जा पाएंगी, बदनामी अवश्य होगी। और क्रोध की अधिकता से सफिया की आंखों में आंसू आ गए। अब वह नमक को कस्टम से कैसे निकालने इसकी योजना बनाती है। अगले दिन 2 बजे दिन को उसे रवाना होना था। उसने सारी रात पैकिंग की, सारा सामान सूटकेस व बिस्तरबंद में आ गया। अब कीनू की टोकरी तथा नमक की पुड़िया ही शेष रह गई थी। तो गुस्सा उतरने पर भावना के स्थान पर बुद्धि धीरे धीरे हावी हो रही थी। नमक की पुड़िया ले तो जानी है, पर कैसे? अगर इसे हाथ में ले लें और कस्टम वालों के सामने सबसे पहले इसी को रख दें। लेकिन अगर कस्टम वालों ने न जाने दिया तो मजबूरी है, छोड़ देंगे। लेकिन फिर उस वायदे का क्या होगा जो हमने अपनी माँ से किया था? अच्छा, अगर इसे कीनुओं की टोकरी में सबसे नीचे रख लिया जाए तो इतने कीनुओं के ढेर में भला से कौन देखेगा? और अगर देख लिया? नहीं, आते समय उसने देखा था कि भारत से केले जा रहे थे तथा पाकिस्तान से कीनू आ रहे थे। कोई जांच नहीं हो रही थी। इस तरह नमक सुरक्षित वहां पहुंच जाएगा। उसने कीनू कालीन पर उलट दिए, टोकरी खाली की और नमक की पुड़िया उठाकर टोकरी की तह में रख दी। सामान को पूरी तरह व्यवस्थित करने के पश्चात देर रात वह सो गई। वह लाहौर के सौंदर्य, माहौल, सगे संबंधियों के बारे में सपना देख रही थी। यहाँ उसके 3 सगे भाई, चाहने वाले, दोस्त, नन्हे नन्हे भतीजे भतीजियां सब याद आ रहे थे। कल वह लाहौर से जा रही थी, शायद फिर वह ना आ सके। फिर उसे इकबाल का मकबरा, लाहौर का किला, सूरज की डूबती किरणें आदि सब दिखाई दी। अचानक उसकी आंखें खुल गईं, क्योंकि उसका हाथ कीनुओं की टोकरी पर जा पड़ा था। इन कीनुओं को देते हुए उसके दोस्त ने कहा था कि यह हिंदुस्तान और पाकिस्तान की एकता का मेवा है। रेलगाड़ी में बैठने से पहले वह फर्स्ट क्लास के वेटिंग रूम में बैठी थी। उसके भाई ने उसे दिल्ली तक का टिकट खरीद दिया था। वह सोच रही थी कि आसपास टहल रहे लोगों में सिर्फ वही जानती थी कि टोकरी की तह में कीनुओं के नीचे नमक की पुड़िया है। जब सामान कस्टम जांच के लिए जाने लगा तो उसने फैसला किया कि मोहब्बत का यह तोहफा वह चोरी से नहीं ले जाएगी। उसने जल्दी से पुड़िया निकाली और हैंडबैग में रख ली। जब सामान जांच के बाद रेल की तरफ चला तो वह एक कस्टम अधिकारी की तरफ बढ़ी। ज्यादातर मेजें खाली हो चुकी थी, 1-2 पर इक्का दुक्का सामान रखा था। वही एक साहब खड़े थे, लंबा कद, दुबला पतला जिस्म, खिचड़ी बाल, आंखों पर ऐनक। सफिया कुछ हिचकिचाकर बोली, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। उन्होंने नजर भरकर उसे गौर से देखा। बोले, फरमाइए। उनके लहजे ने सफिया की हिम्मत बढ़ा दी। आप कहाँ के रहने वाले हैं? उन्होंने कुछ हैरान होकर उसे फिर गौर से देखा। मेरा वतन दिल्ली है। आप भी तो हमारी ही तरफ की मालूम होती हैं। अपने अजीजों से मिलने आई होंगी। जी हाँ, मैं लखनऊ की हूँ, अपने भाइयों से मिलने आई थी। वे लोग इधर आ गए हैं। आपको भी तो शायद इधर आए। जी, जब पाकिस्तान बना था तभी आए थे, मगर हमारा वतन तो दिल्ली ही है। लेखिका ने हैंडबैग मेज पर रख दिया और नमक की पुड़िया निकालकर उसके सामने रख दी तथा उसे सब कुछ बता दिया। सारी बातें सुनकर उसने पुड़िया को अच्छी तरह लपेटकर स्वयं सफिया के बैग में रख दिया तथा कहा कि मोहब्बत तो कस्टम से इस तरह गुजर जाती है कि कानून हैरान रह जाता है। उसने जामा मस्जिद की सीढ़ियों को सलाम देने को कहा तथा सिख बीबी को भी संदेश देने को कहा कि लाहौर अभी तक उनका वतन है और दिल्ली मेरा, तो बाकी सब रफ्ता रफ्ता ठीक हो जाएगा। अब सफिया का भारतीय सीमा में प्रवेश। तो सफिया कस्टम के जंगले से निकलकर दूसरे प्लेटफॉर्म पर आ गई। यहाँ सभी ने उसे भावपूर्ण विदाई दी। अटारी में भारतीय पुलिस रेल में चढ़ी। एक जैसी भाषा, सूरत, वस्त्र, लहजा, अंदाज व गालियों आदि के कारण लाहौर खत्म होने तथा अमृतसर शुरू होने का पता ही नहीं चला।
अमृतसर में कस्टम वाले फर्स्ट क्लास वालों के सामान की जांच उनके डिब्बे के सामने ही कर रहे थे। सफिया का सारा सामान देखा जा चुका तो वह उन नौजवान कस्टम अफसर की ओर बढ़ी जो बातचीत और सूरत से बंगाली लगते थे। देखिए, मेरे पास नमक है, थोड़ा सा। फिर उसने हैंडबैग खोला और वह पुड़िया उनकी तरफ बढ़ाते हुए, अटकते, झिझकते, हिचकिचाते हुए उनको सब कुछ कह सुनाया। उन्होंने सिर झुका लिया था, सुनते रहे, बीच बीच में सिर उठाते, गौर से उसे देखते, फिर सुनने लगते। बात पूरी हो गई तो उन्होंने एक बार फिर सफिया को ऊपर से नीचे तक देखा और धीरे से बोले, इधर आइए जरा। अफसर ने उसे अपने साथ चलने को कहा। एक कमरे में जाकर उसने उसे बैठाया तथा 2 चाय लाने का ऑर्डर दिया। उसने मेज की दराज से एक किताब निकाली। उसके पहले पन्ने पर लिखा था, शमसुल इस्लाम की तरफ से सुनील दास गुप्त को प्यार के साथ, ढाका 1946। लेखिका के पूछने पर उसने अपने वतन का नाम ढाका बताया। विभाजन के समय वह ढाका में था। जिस दिन वह भारत आ रहा था उससे 1 वर्ष पहले उसकी सालगिरह पर उसके दोस्त ने यह किताब उसे दी थी। फिर वे कलकत्ता में रहकर पढ़े तथा नौकरी करने लगे। उन्होंने बताया कि हम वतन आते जाते थे। सफिया वतन की बात पर हैरान थी तो कस्टम अफसर ने कहा कि अब वहां भी कस्टम हो गया। उसने अपने वतन की डाब की प्रशंसा की। डाब यानी कच्चा नारियल। चलते वक्त उसने पुड़िया सफिया के बैग में रख दी तथा खुद उस बैग को उठाकर आगे आगे चलने लगा। जब सफिया अमृतसर पुल पर चढ़ रही थी तब वह पुल की सबसे निचली सीढ़ी के पास सिर झुकाए चुपचाप खड़ा था। लेखिका सोच रही थी कि किसका वतन कहाँ है, वह जो कस्टम के इस तरफ है या उस तरफ। तो प्यारे बच्चों, यह थी नमक कहानी और उसका सार। आशा है आपको समझ आ गया होगा। धन्यवाद।